डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो रेस्पिरेशन का चैप्टर आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन किया था, तो मैंने बताया था कि दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, आइदर इट इज प्लांट और इट इज एनिमल, सभी इंडिविजुअल में हमको सेलुलर रेस्पिरेशन दिखाई देता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन एक आवश्यक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी इंडिविजुअल में पाया जाता है। उसी दौरान मैंने यह भी बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन की जो साइट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैंने यह भी बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इट इज अ कैटालिटिक प्रोसेस, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप। ये 4 स्टेप में पूरा होता है, जिसमें पहली स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की स्टडी इसको सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था 3 साइंटिस्ट ने मिल करके, इम्बेडन, मेयरहाफ और पारानास। इसीलिए द ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज इम्बेडन मेयरहाफ पारानास पाथवे, या इसे हम कह सकते हैं EMP पाथवे। इसे हम इम्बेडन मेयरहाफ पारानास पाथवे को हम EMP पाथवे भी कह सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है। ग्लाइको का संबंध ग्लूकोज से और लिसिस मीन्स टूटना, यानी कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है, जिसे पायरुविक एसिड कहते हैं। यानी हम ग्लाइकोलिसिस को डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन व्हेन द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड, where glucose is 6 carbon containing compound and pyruvic acid is 3 carbon containing compound। यानी कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये जब 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है, पायरुविक एसिड में टूट जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एक ही स्टेप में ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ये 3 कार्बन के बने हुए हैं। ये छोटी सी प्रोसेस पूरी करने में इतने स्टेप से गुजरना पड़ता है। यानी ग्लाइकोलिसिस जो यहाँ हम देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस को, इसमें ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होना, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो आइए हम इसके एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज। नाउ दिस ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन हो गया और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और किस एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। इस समय हम क्या देख रहे हैं कि जब ग्लूकोज से फॉस्फेट जुड़ रहा है तो एटीपी इन्वॉल्व हो रही है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्लूकोज से रिएक्ट कर रहा है और अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को डोनेट कर रहा है और फिर एडीपी के रूप में बाहर निकल जा रहा है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में बाहर निकल जा रहा है। यहाँ एक बात हमें और याद रखना है कि ये ग्लूकोज का जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है तो यहाँ पर कोफैक्टर के रूप में एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट आवश्यक होता है, जिसे हम मैग्नीशियम आयन कहते हैं। यानी मैग्नीशियम आयन इज इसेंशियल फॉर द phosphorylation of the glucose into the glucose 6 phosphate।
अब यहाँ पर बन गया है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगली स्टेप में हम देखते हैं कि ग्लूकोज का आइसोमेराइजेशन हो जा रहा है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू here glucose is converted into fructose 6 phosphate and the enzyme is phosphoglucoisomerase, यानी phosphoglucoisomerase एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल जा रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब इसके अगले स्टेप में हम यहाँ क्या पा रहे हैं? अगले स्टेप में हमें पुनः दिखाई दे रहा है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी एक एटीपी मॉलिक्यूल पुनः यहाँ पर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। एक एटीपी मॉलिक्यूल पुनः खर्च हो रहा है। यहाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपना एक फॉस्फेट फ्रक्टोज को देते हुए एडीपी के रूप में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस में भी हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम आयन यहाँ पर इन्वॉल्व है एज अ कोफैक्टर। अगले स्टेप में हम देखते हैं जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहाँ हमें मिल गया, यानी फ्रक्टोज जो मोनोमर है, मोनोसैकेराइड है, इसके कार्बन नंबर 1 पर भी फॉस्फेट लगा है और कार्बन नंबर 6 पर भी फॉस्फेट लगा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अगली स्टेप पे हम देखते हैं फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज। फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज इस एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ये टूट जाता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। बनता है क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरी ओर बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इधर अगर हम देखें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 3 होगी। तो यहाँ 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में बदल जाता है और दूसरा 3 कार्बन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर यह जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदलता रहता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदलता रहता है। इसके अगले स्टेप में हम देखते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है। एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इस कंपाउंड से आके पुनः जुड़ जाता है। यहाँ पर जो फॉस्फेट है वह एटीपी से प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो फॉस्फेट इसे मिल रहा है ये H3PO4 से ही फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को जो फॉस्फेट प्राप्त 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को जो फॉस्फेट प्राप्त हो रहा है वह फॉस्फेट कहाँ से मिल रहा है? तो H3PO4 से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में एक फॉस्फेट यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से जुड़ रहा है। अब चूंकि एक फॉस्फेट या ये देखिए एक फॉस्फेट यहाँ से भी 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को मिल गया। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का कंपाउंड था। इसके कार्बन नंबर 3 से एक फॉस्फेट लटक रहा था। अब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के आ जाने से कार्बन नंबर 1 पे भी एक फॉस्फेट आ गया, तो ये क्या बन गया? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हम क्या देख रहे हैं? एल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एसिड, ग्लिसरिक एसिड। यहाँ एल्डिहाइड से कंपाउंड किस में बदल रहा है? एसिड में बदल रहा है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है दैट इज ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, डिलीट हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन आकर यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो रहा है और जो हाइड्रोजन अलग हो रहा है वह कहाँ किससे जाके जुड़ रहा है? NAD। ये कोई एंजाइम है NAD, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इस
कोएंजाइम में 2 हाइड्रोजन यहाँ से आते हैं और इससे जुड़ जाते हैं, यानी कि कोएंजाइम NAD गेट रिड्यूस्ड हियर बाय एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन आयंस। अगले स्टेप में हम देखते हैं 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपनी एक फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट कर दे रहा है, किसको? ADP को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को दे रहा है। तो ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। जब ये ADP ATP में बदल गया, यानी इसको फायदा हो गया एक फॉस्फेट का, तो एक फॉस्फेट यहाँ से डिलीट हो गया। जब ये फॉस्फेट यहाँ से डिलीट हुआ तो अगला कंपाउंड बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मान लिया 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारे पास है और फॉस्फेट इस कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, केवल म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पर था वो कार्बन नंबर 2 से आके लग गया, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में हम क्या देखते हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में बदल जा रहा है। 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में जब ये बदल जा रहा है तो फिर 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से एक फॉस्फेट डिलीट हो जा रहा है और ADP पुनः ATP में बदल जा रही है। मैंने बताया था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने फॉस्फेट ग्रुप को कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पर ले आता है, तो बन गया क्या? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब अगले स्टेप में इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने का मतलब क्या है कि वाटर निकल जाएगा, वाटर डिलीट हो गया। वाटर जब निकल जाएगा तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। नाउ one molecule of phosphate which is attached with the phosphoenol pyruvic acid release कर जाएगा। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो बना, इससे एक फॉस्फेट निकल जाएगा और ADP से जाकर जुड़ जाएगा, तो ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ADP का फास्फोराइलेशन हो रहा है, यानी ADP से एक फॉस्फेट जुड़ रहा है और वो फॉस्फेट कहाँ है? ये 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के पास जो फॉस्फेट है वही फॉस्फेट ADP से आकर जुड़ेगा, इसका फास्फोराइलेशन होगा, इसका फास्फोराइलेशन होगा और ये ATP में बदल जाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है वह है पायरुवेट काइनेज। तो फाइनली 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अब या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप PGT दे रहे हैं, चाहे TGT की परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो इस ग्लाइकोलिसिस से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ छिपा हुआ है कि कितने ATP के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, कितने खर्च होते हैं। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल ATP का यहाँ खर्च हो रहा है और दूसरा यहाँ खर्च हो रहा है, यानी टोटल ATP one is here, 1 ATP यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है और दूसरी ATP यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, यानी ग्लाइकोलिसिस की इस क्रिया में कितने ATP खर्च हुए? तो खर्च कितने हो रहे हैं? टोटल 2 ATP। अब यहाँ हम देखें कितने ATP बन रहे हैं, तो देखते हैं हम कहाँ बन रहे हैं। यहाँ देखिए, इस स्टेप पर ATP का फॉर्मेशन, दूसरा ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। तो देखिए, एक ATP यहाँ बन रही है, दूसरी ATP यहाँ बन रही है और यहाँ मैंने बताया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे इसके नीचे ये सारे स्टेप आए, ऐसे यहाँ भी तो ऐसा ही होगा। तो जब 2 ATP का फॉर्मेशन इस स्टेप से हुआ तो 2 ATP का फॉर्मेशन
इस यहाँ भी जब ये नीचे स्टेप हम स्टडी करेंगे तो भी 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो कितने एटीपी हो गए, 1 2 और 2 एटीपी इसके नीचे समझ लिया जाए। तो यानी टोटल एटीपी कितने यहाँ पर जनरेट हुए, 4 एटीपी। जनरेटेड एटीपी कितने हुए, 4। ये 2 एटीपी खर्च हुए और 4 एटीपी बने। तो 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी इज इक्वल टू 2 एटीपी। दिस इज द नेट प्रोडक्शन of ATP during ग्लाइकोलिसिस। तो आपके एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन 4 का होता है। कितने खर्च होते हैं, तो 2 खर्च होते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, नेट कितने एटीपी बचे, तो दैट इज 2 बिकॉज 4 minus 2 is equal to 2। दूसरा क्वेश्चन कहाँ छिपा हुआ है, मैग्नीशियम आयन का इन्वॉल्वमेंट किस स्टेप पर है। तो आपको कहना होगा फर्स्ट एंड थर्ड, पहले स्टेप पर और तीसरे स्टेप पर मैग्नीशियम आयन का इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन यह बनता है इस ग्लाइकोलिसिस से कि कौन सा ऐसा स्टेप है जब कोएंजाइम NAD गेट रिड्यूस्ड इनटू NADH+ आयन। कौन सा वह स्टेप है जब NAD रिड्यूस हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा और वो बदल जाएगा NADH+ आयन में। तो आपको बताना होगा कि जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड जब एसिड में बदलता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और एसिड में बदलता है, अपने हाइड्रोजन NAD को दे देता है तो स्वयं ऑक्सीडाइज होके एसिड में बदल जाता है और इस समय NAD गेट कन्वर्टेड इनटू NADH2 या NADH+ आयन। तो इस तरह आज आपने देखा ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एंड द ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर respiration when the glucose is converted into pyruvic acid. Glucose is 6 carbon containing compound and pyruvic acid is 3 carbon containing compound. So you can say that breakdown of the 6 carbon containing compound glucose into the 3 carbon containing compound pyruvic acid is called glycolysis. अब यही ग्लाइकोलिसिस यदि इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, इसका ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो आगे की प्रोसेस को हम कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर इस स्टेप के बाद सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बिना ऑक्सीजन के जब ये ऑक्सीडाइज होगा देन इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, CO2 और H2O में बदल जाएगा। और इस स्टेप के बाद अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ सेल को, देन एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और ऐसे ऑक्सीडेशन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं या कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया पार्ट 1 में आपको पूरी हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब किया था। आज मैंने ग्लाइकोलिसिस को बताने की कोशिश की है। जब अगला लेक्चर इसका दूंगी तो मैं बताऊंगी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, फिर क्रेब्स साइकिल और लास्ट में ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी। और बच्चों स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। BSc हो, MSc हो या नीट की परीक्षा आप दे रहे हैं, इस ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। थैंक यू।